नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। आज हम एक ऐसी किताब की समीक्षा पर गहराई से बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों के पैसे को लेकर सोच बदली है। हाँ, बहुत ही पॉपुलर किताब है ये। बिल्कुल। तो आज का हमारा स्रोत है इसी किताब की एक विस्तृत समीक्षा। ये किताब जो पहली बार 1997 में आई थी, पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में तो जैसे एक घटना बन गई। हमारी आज की चर्चा का मकसद है इस समीक्षा के जरिए ये समझना कि कियोसाकी के विचार क्या हैं, वो इतने प्रभावशाली क्यों साबित हुए और समीक्षा उनके बारे में क्या महत्वपूर्ण नुक्ते उठाती है। हम्म। किताब की जो बुनियाद है वो दो अलग अलग पिताओं की सोच पर टिकी है। एक गरीब डैड, कियोसाकी के अपने पिता, काफी पढ़े लिखे लेकिन आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे थे। हाँ। और दूसरे अमीर डैड, उनके दोस्त के पिता, जिनकी औपचारिक शिक्षा कम थी लेकिन वो बहुत सफल उद्यमी थे। हाँ, ये कॉन्ट्रास्ट ही शायद किताब की जान है। सही। तो चलिए इस समीक्षा के विश्लेषण में उतरते हैं और देखते हैं कि ये किताब क्यों इतनी खास मानी जाती है और समीक्षा इसकी किन बातों को उभारती है। हाँ, और देखिए समीक्षा इस बात पर शुरू से ही जोर देती है कि ये किताब कोई टिपिकल फाइनेंस गाइड नहीं है। इसमें आपको कोई जटिल निवेश की स्ट्रैटेजी या बजट बनाने के फॉर्मूले वो सब नहीं मिलेंगे। अच्छा, तो फिर क्या है? इसका असली फोकस, जैसा कि समीक्षा बार बार कहती है, वो है मानसिकता, मतलब माइंडसेट। समीक्षा के अनुसार कियोसाकी का सबसे बड़ा योगदान यही दिखाना है कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता कैसा है। हमारे डर, हमारी मान्यताएं, हमारी सोच, यही सब हमारी आर्थिक सफलता या विफलता की जड़ में है। दिलचस्प है। हाँ, तो हम समीक्षा के नजरिए से इसके सबक, इसकी ताकत और उन पहलुओं पर भी बात करेंगे जहां समीक्षा थोड़ी, कह सकते हैं, आलोचनात्मक नजर आती है। ठीक है, तो सबसे पहले समीक्षा किताब की संरचना के बारे में क्या कहती है? इसका जो कहानी कहने का अंदाज है, संस्मरण और वित्तीय सीख का मिश्रण, समीक्षा इसे कैसे देखती है? देखिए, समीक्षा इस स्ट्रक्चर को किताब की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक मानती है। कियोसाकी का अपनी निजी कहानी, अपने दो पिताओं के वो जो विरोधाभासी अनुभव हैं, उनके जरिए फाइनेंशियल प्रिंसिपल समझाना, ये इसे बहुत ही रिलेटेबल बना देता है। हाँ, कहानी सुनना किसे पसंद नहीं। बिल्कुल। समीक्षा कहती है कि ये तरीका जटिल लगने वाले विषयों जैसे कैश फ्लो या संपत्ति निर्माण को भी एक मानवीय चेहरा देता है। पाठक सिद्धांतों से ज्यादा किरदारों और उनकी सोच से जुड़ते हैं। अमीर डैड और गरीब डैड के बीच का जो वैचारिक द्वंद्व है ना, समीक्षा के मुताबिक वो पाठक को सीधी चुनौती देता है कि भाई आप किसके नक्शे कदम पर चलना चाहेंगे। अच्छा। ये सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि ये पाठक की सोच को झकझोरना है। और समीक्षा मानती है कि यही इसे इतना यादगार बनाता है। पहला और शायद सबसे बुनियादी सबक है वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी का महत्व। समीक्षा इस बात को कैसे प्रस्तुत करती है? हाँ, समीक्षा कियोसाकी के इस तर्क को काफी प्रमुखता देती है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो हमें एकेडमिक ज्ञान और पेशेवर हुनर तो देती है, लेकिन पैसे की भाषा वो नहीं सिखाती। ये बात तो है। और समीक्षा इसे एक बुनियादी कमी मानती है। कियोसाकी के हवाले से समीक्षा कहती है कि असली दुनिया में वित्तीय ज्ञान की कमी लोगों को आर्थिक रूप से असुरक्षित बनाती है, भले ही वो अच्छी तनख्वाह क्यों ना कमा रहे हों। संपत्ति, देनदारियां, आय और व्यय, समीक्षा के अनुसार कियोसाकी का इन शब्दों को सरल व्यवहारिक तरीके से परिभाषित करना ही कई पाठकों के लिए आंखें खोलने वाला अनुभव होता है। और यही से समीक्षा किताब के सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत पर आती है, संपत्ति बनाम देनदारियां, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। समीक्षा इसे कैसे समझाती है? क्या इसमें कोई नई बात है? समीक्षा मानती है कि ये कॉन्सेप्ट भले ही सुनने में सिंपल लगे, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। संपत्ति मतलब वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे कोई निवेश हो गया, किराया देने वाली प्रॉपर्टी हो गई, या बौद्धिक संपदा से रॉयल्टी। ठीक है। और देनदारियां वो हैं जो पैसा निकालती हैं, जैसे कार लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, और यहां तक कि खुद का बड़ा घर भी जिसके रखरखाव और लोन पर भारी खर्च हो रहा हो। घर देनदारी कैसे? ये तो एसेट मानते हैं सब। हाँ, यही तो कियोसाकी का क्रांतिकारी पहलू है जिसे समीक्षा हाईलाइट करती है कि मध्यम वर्ग जिसे अक्सर अपनी सबसे बड़ी संपत्ति समझता है, यानी उनका घर, वो असल में उनकी सबसे बड़ी देनदारी हो सकती है अगर वो कैश फ्लो पैदा करने के बजाय खर्च बढ़ा रही हो। समीक्षा कहती है कि यह पारंपरिक सोच पर सीधा हमला है और ये पाठकों को अपने हर खर्च और निवेश को इस नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। ये वाकई सोचने का एक अलग तरीका है। बिल्कुल। अच्छा, समीक्षा अगले सबक सीखने के लिए काम करना, न कि सिर्फ पैसे के लिए,
के बारे में क्या कहती है? वर्क टू लर्न, नॉट जस्ट फॉर मनी। समीक्षा इस बिंदु को कियोसाकी की कर्मचारी मानसिकता पर की गई टिप्पणी के रूप में देखती है। मतलब सिर्फ तनख्वाह या जॉब सिक्योरिटी के लिए काम करने के बजाय कियोसाकी ऐसे कौशल, ऐसे स्किल्स हासिल करने पर जोर देते हैं जो आपको लंबे समय में स्वतंत्र बना सकें। जैसे कि जैसे बिक्री, मार्केटिंग, बातचीत करने का हुनर, लोगों का प्रबंधन और निवेश की समझ। समीक्षा के अनुसार कियोसाकी का संदेश है कि आपकी नौकरी आपका अंतिम लक्ष्य नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो वित्तीय स्वतंत्रता की राह में सीखने का एक पड़ाव हो सकती है। ये विचार उन लोगों के लिए खासतौर पे प्रासंगिक है जो अपनी नौकरी में फंसा हुआ महसूस करते हैं। और ये सीधे तौर पर अगले सबक से जुड़ता है जिसे समीक्षा रेखांकित करती है, उद्यमिता और निवेश की शक्ति, पावर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इन्वेस्टमेंट। क्या समीक्षा इसे व्यावहारिक मानती है? समीक्षा मानती है कि ये कियोसाकी के दर्शन का, आप कह सकते हैं, मूल स्तंभ है। एक ही आय स्रोत यानी वेतन पर निर्भरता को कियोसाकी खतरनाक मानते हैं। समीक्षा इस बात पर प्रकाश डालती है कि किताब कैसे पाठकों को आय के कई स्रोत, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बनाने के लिए प्रेरित करती है। जैसे साइड बिजनेस या स्टॉक्स। हाँ, चाहे वो साइड बिजनेस हो, स्टॉक मार्केट निवेश हो या रियल एस्टेट। समीक्षा ये भी नोट करती है कि कियोसाकी का जोर पैसिव इनकम पर है। मतलब ऐसी आय जिसके लिए आपको लगातार सक्रिय रूप से काम न करना पड़े। बिल्कुल। हालांकि समीक्षा यहाँ एक चेतावनी भी जोड़ती है कि किताब इस रास्ते को जितना आसान दिखाती है, असल में ये उतना सरल नहीं है। इस पर हम बाद में आलोचनाओं में बात करेंगे। ठीक है। और अंत में शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक जिसे समीक्षा ने उजागर किया है, मानसिकता में बदलाव, माइंडसेट शिफ्ट। वो अमीर डैड बनाम गरीब डैड की सोच का फर्क। हाँ, और समीक्षा इसे कियोसाकी का सबसे स्थायी और प्रभावशाली संदेश मानती है। ये सिर्फ पैसे के मैनेजमेंट के बारे में नहीं है, बल्कि पैसे के प्रति आपके पूरे दृष्टिकोण, आपके विश्वासों और आपकी भावनाओं के बारे में है। अमीर डैड की मानसिकता वो अवसरों पर केंद्रित है, जोखिम को मैनेज करने पर है, असफलता को सीखने का एक हिस्सा मानने पर है, और सबसे महत्वपूर्ण, पैसे को अपने लिए काम पर लगाने पर है। और गरीब डैड की सोच, इसके विपरीत गरीब डैड की मानसिकता डर पर आधारित है। नौकरी खोने का डर, पैसा गंवाने का डर, आलोचना का डर। समीक्षा कहती है कि कियोसाकी का तर्क है कि वित्तीय सफलता 80% मनोविज्ञान है और 20% तकनीकी ज्ञान। 80% मनोविज्ञान, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, डर और लालच जैसी भावनाओं पर काबू पाना और अवसरों को पहचानने की क्षमता विकसित करना। समीक्षा के अनुसार यही वो मानसिकता है जिसे किताब विकसित करने की कोशिश करती है। ये सबक निश्चित रूप से गहरे हैं और बताते हैं कि किताब क्यों इतनी लोकप्रिय हुई। अब समीक्षा किताब की खूबियों पर क्या कहती है। पहली खूबी तो स्पष्ट है, आसान भाषा और कहानी कहने की शैली। बिल्कुल, समीक्षा इसे किताब की सबसे बड़ी जीत मानती है। कियोसाकी जटिल वित्तीय विचारों को व्यक्तिगत कहानियों और सरल भाषा में पिरोते हैं, जिससे ये उन लोगों के लिए भी एक्सेसिबल हो जाती है जिन्हें फाइनेंस से डर लगता है। समीक्षा कहती है कि ये एंट्री लेवल पाठकों के लिए एकदम सही है जो इस विषय में पहली बार कदम रख रहे हैं। दूसरी खूबी, जैसा कि समीक्षा बताती है, इसका प्रेरणादायक होना है, मोटिवेशनल। हाँ, समीक्षा नोट करती है कि ये किताब लाखों लोगों के लिए एक वेकअप कॉल की तरह रही है। ये पाठकों को अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति पर सवाल उठाने और बदलाव के लिए प्रेरित करती है। वो जो चूहा दौड़ वाली बात है ना, रैट रेस। हाँ, सिर्फ बिल भरने के लिए जीते रहना। बिल्कुल। समीक्षा के अनुसार ये विचार बहुत शक्तिशाली है और लोगों को एक्शन लेने के लिए उकसाता है। कई सफल उद्यमियों और निवेशकों ने इस किताब को अपनी प्रेरणा का स्रोत बताया है, जिसका जिक्र समीक्षा में भी है। तीसरी खूबी जिसे समीक्षा महत्वपूर्ण मानती है वो है इसके कालातीत अवधारणाएं, टाइमलेस कॉन्सेप्ट्स। सही कहा। संपत्ति बनाम देनदारी का सिद्धांत, कैश फ्लो का महत्व और वित्तीय साक्षरता की जरूरत, ये ऐसे बुनियादी सिद्धांत हैं जो समय के साथ बदलते नहीं हैं। समीक्षा मानती है कि भले ही निवेश के तरीके या बाजार बदल जाएं, ये मूल सिद्धांत हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। ये कियोसाकी के संदेश की स्थायी प्रासंगिकता को दर्शाता है। देती है कि किताब पाठकों को ये समझने में मदद करती है कि सिर्फ कड़ी मेहनत करना ही अमीर बनने की गारंटी नहीं है। जरूरी है कि आप स्मार्ट तरीके से काम करें, न कि सिर्फ ज्यादा घंटे खपाएं। अच्छा, ये उस पारंपरिक सोच को चुनौती देती है कि अच्छी नौकरी और बचत ही वित्तीय सुरक्षा का एकमात्र रास्ता है। समीक्षा कहती है कि कियोसाकी का ये तर्क कि आपका घर आपकी संपत्ति नहीं है या अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है, ये विचार पाठक के दिमाग में हलचल मचा देते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई खूबियां,
लेकिन कोई भी किताब परफेक्ट तो नहीं होती। समीक्षा निश्चित रूप से कुछ आलोचनाओं का भी जिक्र करती होगी। पहली आलोचना जिसका अक्सर जिक्र होता है, व्यवहारिक कदमों की कमी, लैक ऑफ प्रैक्टिकल स्टेप्स। समीक्षा इस पर क्या कहती है? ये समीक्षा की प्रमुख आलोचनाओं में से एक है। बिल्कुल। समीक्षा मानती है कि किताब प्रेरणा देने में तो जबरदस्त है, लेकिन ये कैसे करें, मतलब हाउ टू का विस्तृत रोडमैप नहीं देती। मतलब क्या करना है ये तो पता चलता है, पर कैसे करना है वो नहीं। बिल्कुल, ये बताती है कि क्या सोचना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताती कि ठीक ठीक कैसे निवेश करें, या कैसे कोई व्यवसाय स्थापित करें, या कैसे रियल एस्टेट डील का विश्लेषण करें। समीक्षा ऐसे एक मोटिवेशनल किताब ज्यादा मानती है, न कि एक प्रैक्टिकल गाइड। पाठकों को प्रेरणा तो मिलती है, पर वो अक्सर सोचते रह जाते हैं कि अच्छा, अब अगला कदम क्या है। ये एक जायज नुक्ता लगता है। दूसरी आलोचना अति सरलीकरण, ओवर सिंप्लीफिकेशन। क्या समीक्षा मानती है कि कियोसाकी दुनिया को अमीर और गरीब की सोच में बहुत ज्यादा बांट देते हैं? हाँ, समीक्षा इस पर भी ध्यान दिलाती है। कियोसाकी का वो अमीर डैड, उद्यमी, निवेशक बनाम गरीब डैड, कर्मचारी, सुरक्षित नौकरी वाला का मॉडल जो है वो थोड़ा ज्यादा ही सरल लगता है। समीक्षा कहती है कि असल दुनिया में सफलता के कई रास्ते हैं, और हर कोई जो नौकरी करता है वो चूहा दौड़ में फंसा हुआ नहीं है, न ही हर उद्यमी सफल होता है। समीक्षा का मानना है कि यह सरलीकरण कहानी को प्रभावी बनाता है, लेकिन वास्तविक जीवन की जटिलताओं को नजरअंदाज कर सकता है, जैसे सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, अवसर की उपलब्धता और प्रणालीगत बाधाएं। और एक और विवादास्पद आलोचना, अपुष्ट किस्से, अनवेरिफाइड एनेक्डोट्स, खासकर अमीर डैड के अस्तित्व पर सवाल। समीक्षा इसे कितना वजन देती है? समीक्षा इस मुद्दे का भी उल्लेख करती है। हाँ, कुछ आलोचकों और पत्रकारों ने सवाल उठाया है कि क्या अमीर डैड एक वास्तविक व्यक्ति थे, या कियोसाकी द्वारा बनाए गए एक काल्पनिक, या मतलब कई लोगों का मिला-जुला चरित्र थे। अच्छा, अगर वो सच नहीं है तो समीक्षा कहती है कि अगर अमीर डैड वास्तविक नहीं है, तो ये किताब की प्रामाणिकता और कियोसाकी की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। हालांकि समीक्षा ये भी जोड़ती है कि कई पाठक मानते हैं कि चरित्र की वास्तविकता से ज्यादा महत्वपूर्ण किताब के पीछे के सिद्धांत हैं, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा पहलू है जो किताब की नींव को कमजोर करता है। अंत में एक और महत्वपूर्ण आलोचना, क्या यह सलाह सभी के लिए उपयुक्त है? यानी रिस्की सलाह, रिस्की एडवाइस फॉर सम रीडर्स। समीक्षा इस बिंदु को बहुत गंभीरता से लेती है। कियोसाकी उद्यमिता और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में निवेश को बहुत प्रोत्साहित करते हैं, जिनमें जाहिर है रिस्क शामिल होता है। हाँ, ये तो है। समीक्षा चेतावनी देती है कि यह सलाह हर किसी के लिए नहीं है। हर व्यक्ति की जोखिम सहनशीलता, मतलब रिस्क लेने की क्षमता, वित्तीय स्थिति और ज्ञान का स्तर अलग होता है। बिना पूरी जानकारी, तैयारी या पूंजी के इन क्षेत्रों में कूदना विनाशकारी हो सकता है। समीक्षा मानती है कि किताब जोखिम लेने के फायदों पर तो जोर देती है, लेकिन संभावित नुकसान और असफलताओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं देती, जो अनुभवहीन पाठकों को गुमराह कर सकता है। ये आलोचनाएं महत्वपूर्ण है और किताब को एक संतुलित परिप्रेक्ष्य में रखने में मदद करती हैं। इन सब के बावजूद किताब का प्रभाव तो अविश्वसनीय रहा है। समीक्षा इसके प्रभाव और विरासत के बारे में क्या कहती है? बिक्री के आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं, 40 मिलियन से ज्यादा प्रतियां। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा इस बात को स्वीकार करती है कि आलोचनाओं के बावजूद रिच डैड पुअर डैड एक सांस्कृतिक घटना रही है। इसे व्यक्तिगत वित्त की दुनिया में एक प्रवेश द्वार या गेटवे बुक माना जाता है। गेटवे बुक? हाँ, मतलब वो किताब जो लोगों को इस विषय में लाती है। समीक्षा कहती है कि इसने लाखों लोगों को पहली बार निवेश, उद्यमिता और वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में सोचने पर मजबूर किया है। इसने वित्तीय साक्षरता के महत्व पर वैश्विक बातचीत को बढ़ावा दिया है। भले ही इसमें व्यावहारिक विवरणों की कमी हो, समीक्षा मानती है कि इसने अनगिनत लोगों को अपने वित्त की जिम्मेदारी लेने और पारंपरिक नौकरी करो, बचत करो वाली मानसिकता से आगे देखने के लिए प्रेरित किया है। इसका प्रभाव निर्विवाद है। तो अगर हम इस पूरी समीक्षा का सार निकालें, तो अंतिम निष्कर्ष क्या है? क्या ये किताब पढ़ने लायक है? समीक्षा के अनुसार देखिए, ये किताब कोई तकनीकी फाइनेंस मैनुअल नहीं है। ये मुख्य रूप से एक सोच बदलने वाली किताब है, माइंडसेट शेपिंग। इसका सबसे बड़ा योगदान वित्तीय शिक्षा की जरूरत पर रोशनी डालना है और लोगों को कर्मचारी मानसिकता से निवेशक या उद्यमी मानसिकता की ओर मोड़ने का प्रयास करना है। तो समीक्षा का अंतिम फैसला क्या है? रेकमेंड करती है या नहीं? समीक्षा इसे उन लोगों के लिए
एक उत्कृष्ट शुरुआती बिंदु मानती हैं जो व्यक्तिगत वित्त के बारे में सीखना शुरू कर रहे हैं और प्रेरणा चाहते हैं। हालांकि समीक्षा स्पष्ट करती है कि इसे अंतिम सत्य नहीं माना जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। इसके बाद पाठकों को निश्चित रूप से अधिक गहन, व्यवहारिक और संतुलित वित्तीय शिक्षा प्राप्त करने की जरूरत होगी। इसीलिए समीक्षा ने इसे संभवतः 4-5 स्टार जैसी रेटिंग दी होगी। सटीक रेटिंग स्रोत पर निर्भर करेगी, चूंकि यह प्रेरणादायक और विचारोत्तेजक है, लेकिन संपूर्ण नहीं है। यह क्यों पर बहुत अच्छी है, लेकिन कैसे के लिए आपको आगे जाना होगा। तो संक्षेप में रिच डैड पुअर डैड की समीक्षा हमें बताती है कि ये किताब हमें पैसे, संपत्ति और हमारी अपनी सोच के बारे में नए ढंग से विचार करने के लिए उकसाती है। प्रेरणा का एक शक्तिशाली स्रोत है, हालांकि कुछ चेतावनियों और व्यावहारिक कमियों के साथ। आज की हमारी ये गहरी बातचीत रॉबर्ट कियोसाकी की इसी प्रभावशाली किताब पर आधारित समीक्षा के इर्द गिर्द रही कि क्या हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली हमें वास्तव में आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए पर्याप्त है? क्या स्कूल और कॉलेज हमें वो मानसिकता और कौशल सिखा रहे हैं जिनकी जरूरत स्वतंत्र रूप से संपत्ति बनाने और वित्तीय निर्णय लेने के लिए होती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। या फिर जैसा कि कियोसाकी का इशारा है और जिसे समीक्षा भी कहीं ना कहीं मानती हैं, क्या वित्तीय शिक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह हम पर है और हमें इसे सक्रिय रूप से पारंपरिक ढांचों के बाहर जाकर खोजना होगा? ये सवाल शायद पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है आज के दौर में। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।